नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं सभी? सब खैरियत से हैं? हाँ, कोरोना महामारी ऐसी आई कि हम सभी को ऑनलाइन ही मिलना पड़ रहा है। मजबूरी है हमारी। ऑफलाइन जैसी फीलिंग्स तो नहीं आती है, लेकिन फिर भी अपनी स्टडी को अगर रेगुलर रखना है, अगर अपने अध्ययन को सुचारू रूप से निरंतर जारी रखना है तो हमें ये करना ही पड़ेगा। कैमरे के सामने हम भी इतना नहीं आ पाते हैं, तो हमारा जो डेली बेसिस रूटीन है वो निरंतर नहीं बन पाता है, और वैसी फीलिंग हमारे अंदर भी नहीं आ पाती है जो हम ऑफलाइन में आपको दे पाते हैं। तो थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश यही रहती है कि आपको अपना 100% देने की कोशिश करें, है ना। तो आज फिर से एक नई क्लास के साथ हम आपके सामने आए हैं। अभी तक जो हमने अपनी क्लासें ली हैं, उन क्लासों से हमें उम्मीद है कि वो आपको पसंद भी आ रही होंगी, आपके टॉपिक्स क्लियर भी हो रहे होंगे। फिर भी अगर कोई समस्या आपको है तो आप कमेंट्स वगैरह में जा करके हमें उससे अवगत करवा सकते हैं। आप अपने कमेंट्स उसमें दे सकते हैं। फिलहाल आज फिर से एक नई क्लास के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि आज हम किस विषय पर बात करेंगे। चलिए चलते हैं अपनी ऑनलाइन क्लास की तरफ, अपने बोर्ड की तरफ। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। देखिए, जैसा कि आपने ऊपर शीर्षक में देख ही लिया होगा कि आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात होगी भारत में तुर्कों की सफलता और राजपूतों की असफलता के विषय में। क्योंकि भारत में जितने भी तुर्क आए, उन तुर्कों में आप देखिएगा, अगर आप गौर करेंगे तो भारत में तुर्कों की सफलता और असफलता के पीछे कुछ कारण रहे। उन कारणों में राजपूतों की असफलता के जो कारण है, वही कारण तुर्कों की सफलता के लिए उत्तरदायी बने। यानी राजपूतों की जो कमियां रही, राजपूती शासन के अंतर्गत जो कमियां रही, उन कमियों के वजह से ही तुर्क जो हैं वो भारत में सफलता को अर्जित करते गए, और राजपूतों के शक्तिशाली होने के बावजूद वो भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहे। तो तुर्कों के विरुद्ध भारतीय राज्यों और विशेषकर राजपूतों की पराजय जो है वो ऐतिहासिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। क्योंकि उस समय राजपूतों की स्थिति जो है, या अगर आप इतिहास में देखेंगे तो भारत पर काफी लंबे समय तक राजपूतों ने शासन किया, और उसके बावजूद बाहरी आक्रमणकारियों में तुर्कों ने सबसे ज्यादा सफलता अर्जित की इन राजपूतों को असफल करने में, राजपूतों को पराजित करने में। जैसा कि डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव नाम के एक इतिहासकार हैं, जिन्होंने कहा भी है कि राजपूतों में राजनीतिक एकता का अभाव, तुर्कों की श्रेष्ठ रणनीति और राजपूतों में सामाजिक भेदभाव के कारण जो राजपूत थे वो पराजय का मुंह देखने लगे। इनको बार बार पराजयों का सामना करना पड़ा, हारों का सामना करना पड़ा। अपने युद्धों में वो निराश होने लगे। और कुछ इतिहासकार जो हैं वे हिंदुओं की सामाजिक व्यवस्था तथा जातीय भेदभाव को भी राजपूतों की पराजय का कारण मानते हैं। तो ये तो रहा एक सीधे तौर पर कारणों को बताना। और जैसा कि हमने पिछले कुछ क्लासों में देखा भी है, मैंने आपसे कहा भी था कि किसी भी युद्ध के होने के पीछे भी कुछ कारण होते हैं, और उस युद्ध के होने के पीछे जो कारण होंगे उनके कुछ परिणाम भी भविष्य में निकल करके सामने अवश्य आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो भारत में तुर्कों की सफलता और राजपूतों की असफलता के पीछे जो कारण हमने नोटिस किए हैं, कारण हमने यहाँ पर लिखे हैं, उन कारणों में सबसे पहला कारण अगर हम मानेंगे तो वो क्या होगा? सैनिक कारण। अब सैनिक कारणों में क्या कारण आएंगे? तो सैनिक कारणों में सबसे पहले राजपूतों की जो सेना थी उसमें 3 तरह के सैनिक होते थे। एक पैदल, दूसरा घुड़सवार और तीसरा हाथी। अब यहाँ पर नुकसान करने वाली बात क्या थी कि पैदल और घुड़सवार जो हैं वो तो ठीक है, लेकिन राजपूती सेना में जो हाथी थे वो हाथी अपनी ही सेना का नुकसान करते थे। अपनी ही सेना का नुकसान करते थे। किस तरह से? मान लीजिए कि राजपूती सेना में सबसे आगे हाथी खड़े हुए हैं, और ऐसे में अगर हाथी पगलाते हैं, पगलाने का मतलब उनमें
एक पागलपन सा छा जाता है। कहने का मतलब कि हाथी जो है वो नियंत्रणहीन हो जाते हैं कई बार। तो ऐसे में उसके पीछे खड़ी हुई जो सेना है, जैसे मान लीजिए घुड़सवार हैं और लास्ट में अंत में खड़े हुए पैदल सैनिक हैं। अब हाथी का क्या होता है कि जब भी वो पगलाता है या जब भी वो नियंत्रणहीन होता है तो वो पीछे की ओर दौड़ने लगता है और इसी वजह से वो अपनी ही सेना का नुकसान करेगा। तो ये जो हाथियों का बहुतायत में होना एक सबसे बड़ा कारण था, जिसकी वजह से, जिस सैनिक कारण की वजह से भारत में तुर्क जो है वो सफल रहे। क्योंकि तुर्की सेना में अगर आप गौर करेंगे, तुर्की सेना में अगर आपने पढ़ा हो तो घुड़सवार यानी कि घोड़े वाली सेना का महत्व अधिक था। घोड़े उसमें अधिक थे और वो घोड़े भी कैसे थे? उत्तम किस्म के घोड़े थे जो लंबे समय तक युद्ध भूमि में रहते थे, टिके रहते थे। तो ऐसे में राजपूतों के पास सांख्यिक रूप से संख्या के तौर पर अगर आप माने तो क्वांटिटी के तौर पर सैनिक अधिक थे, लेकिन वो सुरक्षित नहीं थी वो सेना। क्यों नहीं थी? क्योंकि उसमें हाथी और असफल घुड़सवार सैनिक अधिक होते थे। फिर अगर हम सैनिक कारण में दूसरा देखें तो दूसरा कारण हम पाएंगे राजपूती सेना में हाथी की प्रधानता। जैसा मैंने अभी यहाँ बताया भी कि हाथी जो थे उनको महत्व अधिक दिया जाता था, राजसी ठाट बाट वाले लोग थे। तो इसी वजह से राजपूतों का जो सैनिक संगठन था वो समय के अनुकूल नहीं था। यानी कई युद्धों में हारों का सामना करने के बावजूद भी, कई युद्धों में पराजय का सामना करने के बावजूद भी राजपूत जो है वो हाथी वाली सेना को महत्व अधिक देते थे, हाथियों को महत्व अधिक देते थे, जबकि वो हाथियों वाली सेना अपनी ही सेना का नुकसान करती थी। और इसी वजह से राजपूती सेना जो है वो बार बार पराजयों का सामना कर रही थी। फिर है स्थायी सेना का अभाव। अब स्थायी सेना का अभाव से मतलब है कि राजपूतों के पास जितनी सेना थी उस सेना के अंदर, उस सेना के अंतर्गत क्या होता था? जितनी भी सैनिक होते थे वो सारे सैनिक कैसे होते थे? जो अपने जमींदारों के पास या फिर अपने सामंतों के पास रहते थे। यानी राजाओं ने उस समय क्या किया? उस समय राजपूती राजाओं ने क्या किया कि अपनी सेना को सामंतों के अधीन कर दिया था और आवश्यकता पड़ने पर इन्हीं सामंतों के आश्रित होना पड़ता था। तो इन सेनाओं के अंतर्गत जो सैनिक होते थे वो किसके अधिक, एक तरह से हम कह सकते हैं स्वामी भक्त। तो किसके अधिक स्वामी भक्त हुए? वो अपने सामंतों के। यानी जो सैनिक थे वो अपने सामंतों के स्वामी भक्त अधिक थे बनिस्पत एक राजा के। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति के द्वारा सैनिकों का ध्यान रखा जाएगा वो उसी के स्वामी भक्त अधिक होंगे। और ऐसे में आवश्यकता पड़ने पर जो सैनिक हैं वे राजा का साथ नहीं देते थे। दूसरी बात, युद्ध भूमि में भी अगर सामंत घायल हो गया है तो सैनिक युद्ध लड़ने से मना भी कर देते थे। लेकिन अगर एक राजा घायल हो गया और सामंत अगर युद्ध भूमि में टिका हुआ तो सैनिक उसके बराबर युद्ध करते थे। तो कुल मिलाकर के स्थायी सेना का अभाव होने की वजह से भी बड़ी संख्या में सेना होने के बावजूद राजपूत जो है वो समय पर अपनी सेना का उपयोग करने में असफल रहते थे। फिर अगली बात आती है गुप्तचर व्यवस्था की। गुप्तचर व्यवस्था, तो ये जो गुप्तचर व्यवस्था थी ये भी तुर्कों की बनिस्पत, तुर्कों की तुलना में क्या था? असफल। असफल क्यों? क्योंकि जो तुर्की सेना के गुप्तचर होते थे वे गुप्तचर कैसे होते थे? जो लालच दे करके, अब चाहे वे आर्थिक लालच हो, चाहे कोई पद का लालच हो, वे इस तरह से लालच दे करके जो राजाओं की सेना थी यानी राजपूती सेना थी, उस राजपूती सेना को अपने अधीन या अपने तरफ मोड़ सकने में सक्षम होते थे। तो कुल मिलाकर के इतिहासकारों ने ये चीज मानी भी है कि भारतीय राज्यों में सतर्क वैदेशिक विभाग का क्या कह सकते हैं उसको, कमी। यानी जो सतर्क वैदेशिक विभाग होता है, उस समय जो सतर्क वैदेशिक विभाग था
उसकी कमी थी, वो एक कमज़ोर विभाग माना जा सकता है। इसी वजह से तुर्क जो थे, उन तुर्कों के गुप्तचरों ने क्या किया, राजपूती राजा जो थे, उन राजपूती राजाओं के किलों की जानकारी, सेनाओं की जानकारी आदि जुटाने में वे सफल रहते थे। तो कुल मिलाकर के जो गुप्तचर व्यवस्था थी, वो राजपूतों की गुप्तचर व्यवस्था तुर्कों के अंतर्गत या तुर्कों के बनिस्बत कैसी थी, कमजोर, जिसकी वजह से तुर्कों को भारत में सफलता मिली और राजपूतों को लगातार असफलताओं का सामना करना पड़ा। फिर है सीमाओं की उपेक्षा। सीमाओं की उपेक्षा से मतलब कि भारतीय राज्य में, भारतीय क्षेत्र में ऊपर जो उत्तरी सीमा थी, उस उत्तरी सीमा में और पश्चिमी सीमा में तुर्कों ने क्या किया, इन दो दिशाओं की तरफ से ज़्यादा प्रवेश किया, बार बार प्रवेश किया। लेकिन इसके बावजूद राजपूती राजा जो हैं, उन्होंने इस सीमा क्षेत्र पर कोई किलेबंदी या कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए। किलेबंदी या किलों का निर्माण किलों का निर्माण नहीं करवाया, कोई सीमा सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया। तो कुल मिलाकर के ये जो लाचारी रही, ये जो कमजोरी रही राजपूती राजाओं की, उसकी वजह से तुर्क बार बार इस तरफ से यानी इन दिशाओं की ओर से प्रवेश करते रहे और यहाँ से अपनी शक्ति को ये लोग बढ़ाते रहे। इसी वजह से राजपूतों की असफलता जो है वो बार बार सुनिश्चित होती गई। फिर अगर हम बात करें राजनीतिक कारण की, राजनीतिक कारणों की, तो उन राजनीतिक कारणों में सबसे पहले अगर आपके सामने आएगा तो वो था एकता का अभाव। और ऐसा हमने पढ़ा भी है कि जो राजपूती राजा यहाँ के थे, वे आपस में शासन को लेकर के ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। वे आपस में शासन को लेकर के ज़्यादा छीना झपटी करते थे। इसी वजह से एकता का अभाव उनके अंदर देखा गया और इस एकता के अभाव के कारण ही वे कभी भी संगठित नहीं हो पाए, संगठित नहीं हुए। और संगठित नहीं होने की वजह से ही क्या हुआ, वे अकेले पड़ गए। और अकेले पड़ने से व्यक्ति क्या होता है, कमज़ोर। और कमज़ोर होने के कारण ही तुर्कों को आसानी से इन पर विजय प्राप्त होती गई। और इसी वजह से क्या हुआ, तुर्क सफल हुए। फिर बात आती है राजपूती सामंती व्यवस्था की, यानी राजनीतिक कारणों में अगर हम दूसरा बिंदु देखें तो वो है राजपूती व्यवस्था में सामंत व्यवस्था। और सामंत व्यवस्था का जैसे कि हमने वो भी ऊपर भी देखा कि सामंत व्यवस्था में क्या था, सैनिक युद्ध भूमि में किसका साथ अधिक देते थे, सामंतों का। दूसरा, अगर सामंतों को कोई राजा पसंद नहीं है, अगर राजा की नीतियां सफल नहीं हो पा रही है, राजा की नीतियां जो है वो पसंद नहीं आ रही है, तो सामंत क्या करेंगे, राजा का विरोध कर देंगे। और इसी वजह से, इस सामंती व्यवस्था की वजह से ही जो राजा है वो कमज़ोर पड़ने लगी, अकेले पड़ने लगी। फिर अगली बात अगर हम करें तो राष्ट्रीयता की भावना का लोप होना, कि जो राजपूती राजा थे, राजपूती राजा जो थे, राजपूती शासक जो थे, उनमें क्या था, राष्ट्रीयता की भावना का, राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी। यानी वे क्या चाहते थे कि अगर एक भारत है तो इस भारत में उन सभी का साम्राज्य अपना अपना हो। वे केवल अपने साम्राज्य पर ध्यान देते थे, केवल अपने क्षेत्र विशेष पर ध्यान देते थे। ये नहीं कि कोई एक राजा पूरे संपूर्ण भारत पर शासन करे या उसका सहयोग करने के लिए दूसरे राजा तैयार रहें। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था। उन्होंने कभी पूरे देश को एक नज़र से देखा ही नहीं। इस वजह से भी क्या होता था कि राजपूत राजा जो हैं वो अकेले पड़ गए और अकेले पड़ने की वजह से ही उनकी शक्ति कमज़ोर हो गई। फिर है
राजपूतों का अंतर्कलह, तो वो भी राष्ट्रीयता की भावना के नहीं होने का ही एक परिणाम है कि उनमें अंतर्कलह था। वो आपसी झगड़ों में अधिक उलझे रहते थे और ऐसा होने की वजह से ही राजपूती शासक जो है वो कभी एकता के सूत्र में नहीं बंध पाए। पूरे देश को एकता के सूत्र में वो कभी भी नहीं बांध पाए। फिर अगर हम बात करें अगली, तो अगली बात आती है सामाजिक कारणों की, यानी अगला जो बिंदु आता है वो है सामाजिक कारण। अब इन सामाजिक कारणों में क्या सामने आता है कि जो राजपूतों का सामाजिक संगठन था, यानी राजपूत जो है वो समाज में अपना वर्चस्व स्थापित करने में असफल रहते थे। राजपूत जो हैं वो असफल रहे किसमें? समाज में अपना वर्चस्व स्थापित करने में। क्यों? क्योंकि उनकी जो नीतियां थी वो नीतियां ही ऐसी थी जिसकी वजह से उनका सामाजिक वर्चस्व कैसा हुआ? असफल। और जातिगत विषमता लगातार बढ़ती गई। जातिगत विषमता जो है वो लगातार बढ़ती गई। फिर तुर्कों में दास प्रथा का होना, यानी राजपूतों में जो ये व्यवस्था चल रही थी, इस व्यवस्था के अंतर्गत होने के बावजूद या इस व्यवस्था में तुर्क जो थे, उन तुर्कों में क्या थी? उन तुर्कों में दास प्रथा थी। और दास प्रथा के अंतर्गत क्या था कि क्या थी तुर्कों में? दास प्रथा। और दास प्रथा के अंतर्गत क्या था कि वो अपने दासों में, यानी उत्तराधिकारी के तौर पर, उत्तराधिकारी के तौर पर वे किसको देखते थे? अपने दास को। और अपने दासों में जो सर्वोत्तम होता था उसको वे अपना शासन सौंपते थे। यही कारण है कि इस ही वजह से क्या था कि खिलजी, महमूद बख्तियार खिलजी जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो क्या थे? दास ही थे। फिर अगली बात आती है राजपूतों के अहंकार की। राजपूतों का अहंकार, जिसकी वजह से भी तुर्क जो हैं वे क्या हुए? सफल। क्योंकि राजपूतों का जो अहंकार है उसने कभी उनको सही दिशा में सोचने को मजबूर किया ही नहीं। वे इस अंधविश्वास में रहे, वे इस अति विश्वास में रहे कि हमारे पास पर्याप्त शक्ति है, हम किसी भी तरह की ताकत से सामना करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ था ही नहीं। और उसके बाद आती है सामाजिक कुरीतियां, जो कि सामाजिक कुरीतियां जो हैं वो राजपूत नीतियों में या राजपूत समाज में सबसे अधिक व्याप्त थी। और उन्हीं सामाजिक कुरीतियों की वजह से वे जो हैं वो शासन की ओर ध्यान दे ही नहीं पाए और शासन को कभी सुचारू रख ही नहीं पाए। जैसे कि शराब पीना, बहुपत्नी विवाह करना, मादक पदार्थों का सेवन करना, जाति प्रथा के आधार पर लोगों में भेदभाव करना, ये सारी चीज़ें उनमें रही और इसी वजह से वे कभी संगठित नहीं हो पाए, संगठित कभी भी नहीं हो पाए। फिर बात आती है भारतीय सैनिकों के चुनाव का क्षेत्र सीमित होना, कि जैसे मान लीजिए अगर कोई राजपुताना का राजपूत शासक है, राजपुताना का कोई राजपूत शासक है, तो वो क्या करता था अपने क्षेत्र विशेष में, जैसे कि वो केवल राजस्थान से संबंधित क्षेत्र से ही सैनिकों को लेगा, दूसरे क्षेत्र से नहीं लेगा, आसपास के क्षेत्रों से वो नहीं लेगा। तो ये भी एक कारण था कि वो श्रेष्ठता को ध्यान में न रख करके केवल क्षेत्र विशेष को महत्व देते थे, क्षेत्र विशेष को महत्व देते थे। और यही वजह थी कि उनके पास उत्तम कोटि के सैनिक नहीं होते थे, उत्तम कोटि के सैनिक उनके पास उपलब्ध नहीं होते थे। लेकिन तुर्कों के पास अधिक उच्च कोटि के सैनिक उसकी तुलना में होते थे। फिर बात आती है धार्मिक कारण की। तो धार्मिक कारणों में क्या था कि एक तो कर्मवाद की जगह किसने ले ली थी? भोगवाद ने। यानी जो राजा थे, जो राजपूत राजा थे, वो राजपूत राजा कैसे हो गए थे? विलासी।
वो केवल ऐश आराम मनोरंजन में विश्वास करने लगे थे। वो शासन पर ध्यान नहीं देते थे, शासन पर ध्यान नहीं देते थे। और इसके अलावा उनका जो अहिंसावादी सिद्धांत था, उसने उनको पौरुषहीन बना दिया। यानी एक तरह से उनकी इच्छा शक्ति जो है, वो इच्छा शक्ति या साम्राज्यवादी नीति जो है, साम्राज्यवादी या विस्तारवादी जो साम्राज्य विस्तार की जो नीतियां हैं, साम्राज्य विस्तार की नीतियां, उन नीतियों की ओर उनका ध्यान अब कम होने लगा। वे इस ओर ध्यान नहीं देने लगे थे। इस वजह से भी उनका जो साम्राज्य था वो सिकुड़ता चला गया, वो सीमित होता चला गया। और इन सब के अलावा यहाँ पर जो मंदिर वगैरह थे, उन मंदिरों में भी जितनी धन संपदा थी, उस धन संपदा पर किसकी नजर थी? तुर्कों की। इसी वजह से यानी यहाँ मंदिरों में लूटपाट करने की इच्छा से ही वे यहाँ पर आते थे। इन सब के अलावा यानी राजपूत तो कैसे होते जा रहे थे? अहिंसा के पुजारी, पौरुषहीन और विलासी होते जा रहे थे। जबकि जो तुर्क हैं, उन तुर्कों के सैनिक जो हैं, या तुर्कों के जो गुलाम हैं, या तुर्की आक्रमणकारी जो हैं, वो जिहाद के नाम से युद्ध करते थे। और इसी वजह से उनको क्या इच्छा रहती थी उनकी कि हमें गाजी की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। अगर हम इस जिहाद में जीतते हैं, अगर हम इस जिहाद में विजय प्राप्त करते हैं, तो हमें गाजी की उपाधि से नवाजा जाएगा और अपार धन संपदा हमें यहाँ से प्राप्त होगी। ये सब बातें सोच करके जो तुर्क हैं वे भारत पर लगातार अटैक कर रहे थे, लगातार हमला कर रहे थे, आक्रमण कर रहे थे और विजय श्री भी उनको प्राप्त हो रही थी। फिर हम बात करते हैं आर्थिक कारणों की। आर्थिक कारण, तो आर्थिक कारणों में भारत की जो अपार धन संपदा थी, विशेषकर भारत के मंदिरों में संचित धन संपदा, तो यहाँ की जो संचित निधि थी, यहाँ की संचित निधि और खास तौर पर कहाँ की? मंदिरों की। तो मंदिरों की और बाकी शासकों की जो धन संपदा थी, उस धन संपदा ने तुर्कों को आकर्षित किया, तुर्कों को आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसकी वजह से उन्होंने बार बार यहाँ पर हमले किए। मुस्लिम आक्रांताओं के आतंक जो है वो यहाँ पर लगातार बढ़े। और इसी वजह से यानी युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद तुर्क सबसे पहले क्या करते थे? धन संपदा को लूटते थे। फिर इन सब के बाद अगर हम बात करें विविध कारणों की, यानी इनके अतिरिक्त जो कारण हमारे सामने अब बच गए हैं, जिसकी वजह से तुर्क जो हैं वो यहाँ पर सफल होते रहे, बार बार आक्रमण करते रहे, उनमें सबसे पहले बात आती है मुसलमानों की विश्वसनीय दास। विश्वसनीय दास, जैसे कि मोहम्मद गोरी का जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो एक विश्वसनीय दास था, जिसकी वजह से मोहम्मद गोरी जो है वो यहाँ पर विजय प्राप्त करने, मोहम्मद गोरी जो है वो बार बार यहाँ पर विजय प्राप्त करने में सफल रहा। तो कुल मिलाकर के शाही दासों को उनकी स्वामी भक्ति और योग्यता के आधार पर जो तुर्क हैं वे राज्य में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करते थे, जबकि राजपूतों के साथ ऐसा कुछ नहीं था। राजपूत जो हैं वो कभी भी अपने दासों को, अपने गुलामों को इस तरह का प्रोत्साहन नहीं देते थे, अपने गुलामों को प्रोत्साहन नहीं देते थे, जिसकी वजह से उनके जो दास वगैरह उनमें फूट पड़ने लगी या वो उनका सहयोग करने में विश्वास कम करने लगे। फिर अगर हम बात करें बौद्ध धर्म के विश्वास की, बौद्ध धर्म का विश्वास, तो बौद्ध धर्म में विश्वास अधिक करने की वजह से भी, यानी बौद्ध धर्म में जो अहिंसा का पाठ पढ़ाया गया था, उस बौद्ध धर्म की वजह से भी भारतीय शासकों को बार बार पराजयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसमें जो अहिंसा के विषय में बताया गया, उस अहिंसा के बारे में सोच करके ही भारत पौरुषहीन कार्य करने लगे। भारतीय शासक जो हैं वो पौरुषहीन कार्य करने लगे और जिसकी वजह से उन्हें हारों का सामना करना पड़ा। जैसे उदाहरण के अगर हम देखें तो पृथ्वीराज
चौहान तृतीय जो था उसने किसको, मोहम्मद गौरी को क्या किया था, पहले आक्रमण में तराइन के प्रथम युद्ध में उसने उसको माफ कर दिया था, ठीक। लेकिन मोहम्मद गौरी ने बाद में पृथ्वीराज चौहान को माफ नहीं किया बल्कि उसकी हत्या करवा दी। कुल मिलाकर के पृथ्वीराज चौहान ने तो क्या किया, वो दया भाव दिखाया किसके प्रति, मोहम्मद गौरी के। लेकिन मोहम्मद गौरी ने ऐसा नहीं किया और यही कारण था कि जो तुर्क हैं वे दयालुता का भाव नहीं रखते थे, वो दयालु नहीं थे और हिंसक थे, जिसकी वजह से उन्होंने कभी भी किसी भी भारतीय राजा को क्षमा नहीं किया। भारतीय शासक के प्रति दया का भाव उसने कभी नहीं रखा। तो ये भी एक बड़ा कारण था। और इन सब के अलावा जो अन्य कारण रहे, जनसाधारण में राष्ट्रीयता की भावना का नहीं होना, शासक के प्रति ईमानदार नहीं होना, शासकों के प्रति रुचि न लेना, अपने शासन के प्रति रुचि न लेना, ये सारी चीज़ें भी कुछ कारण हैं जिसकी वजह से भारत में तुर्क लगातार बार बार सफल होते रहे और भारतीय राजा, भारतीय शासक, राजपूत शासक जो हैं वो असफल होते रहे। तो उम्मीद है आज की क्लास भी आपको पसंद आई होगी। देखिए, अगर किसी विषय से संबंधित कोई शंका हो, कोई समाधान अगर आपको चाहिए तो आप बेशक बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं आप तक बेहतर से बेहतर पहुंचाने की। और आज हम जिस विषय पर, जिस बिंदु पर बात कर रहे थे वो भारत में तुर्कों की सफलता और राजपूतों की असफलता पर बात कर रहे थे कि भारत में तुर्कों की सफलता के पीछे क्या कारण रहे और राजपूतों की असफलता के पीछे क्या कारण रहे। तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास अवश्य पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। अध्ययन के साथ साथ अपने शरीर का भी ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। त्योहारों का समय है, त्योहारों के समय में खूब मनोरंजन कीजिए, खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ बटोरिए। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।